हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आज इस वीडियो में हम देखेंगे इसके वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। तो चलिए बिना वेट किए सबसे पहले आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर दो चीजें आती है, एक इक्विटी, दूसरा डेट। अब ये इक्विटी क्या होता है? इक्विटी होता है जो कंपनी का ओनर होता है, जिसने कंपनी में पैसे लगाए हैं। अब उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो उसको डिविडेंड मिलेगा, और अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। डेट, डेट में कंपनी का प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट पे होता है। यानी कि जब कंपनी कोई भी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, उसको जो भी डेप्ट लिया गया है उसका उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में दो चीजें आती हैं, पहला इक्विटी, दूसरा डेट। अब इन दोनों का इस्तेमाल करना हमारे बिजनेस में जरूरी है, क्योंकि दोनों के अपने अपने फायदे हैं। कैसे? देखो, अगर आप डेट लोगे यानी कि अगर आप लोन लोगे तो आपके बिजनेस की ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होगी, यानी कि ओनरशिप आप ही के पास रहेगी। लेकिन अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट लोगे तो आपकी ओनरशिप डाइल्यूट होगी और आपके बिजनेस के बहुत सारे ओनर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो दोनों की अपनी अपनी जगह है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि हमें डेट और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना है, लेकिन ऐसे यूज करना है जो कि हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, अभी पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी विच इज यूज्ड बाय अ कंपनी टू फाइनेंस इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। Debt can be obtained in the form of loan, while equity is generated through retained earnings or common stock. Retained earnings का मतलब है जो भी पिछले साल का प्रॉफिट आपने बचा के रखा था, आप उसको यूज कर सकते हो। या तो कॉमन स्टॉक का मतलब है आप एक नए शेयर्स इशू कर सकते हो। सिंपल है, पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के दो ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों काम आता है? सबसे पहला, टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन फंड्स आर अवेलेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। यानी कि सबसे पहला काम कब आएगा? जब आपके ऑर्गेनाइजेशन को फंड की जरूरत होगी। फंड की जरूरत होगी तभी आपको वो फंड यूज करना है। यानी कि आपके पास जो फंड है उसको प्रॉपरली यूज करना है, उसको वेस्ट नहीं करना। उसको ऐसी चीजों में नहीं लगाना जहां पर आपके फर्म का या आपकी कंपनी का नुकसान हो। फॉर एग्जाम्पल, क्रिप्टो करेंसी। अगर आपने अपनी कंपनी के पैसे क्रिप्टो करेंसी में डाल दिए तो आप खतरे में पड़ जाओगे। तो ऐसी चीजें नहीं करना, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, ताकि हम अपने पैसे को अच्छे से यूज कर पाए बेटर तरीके से। दूसरा, to determine the capital structure which is the composition of debt and equity that is necessary for the business। जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया कि डेब्ट और इक्विटी ये दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग से हम यही अचीव करते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इंक्रीजेस द रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है? क्वेश्चन ये बोलता है कि कैसे इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न बढ़ेगा फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज यानी कि डेब्ट को यूज करके। तो इसको कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है कि मान के चलो हम अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा रहे हैं और 15% कमा रहे हैं, यानी कि 15,000 कमा रहे हैं। अभी ट्रेड ऑन इक्विटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपको बाजार में 8% में लोन मिल रहा है तो आपको वो लोन लेना चाहिए और उससे 15% कमाकर इक्विटी शेयर होल्डर को देना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ये कैसे हुआ, आपको समझ आया या नहीं आया मेरे को पता नहीं, मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ।
तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए खुद का है तो आप उसमें 15% रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा रहे हो, यानी कि 15,000 कमा रहे हो। अब आपको ये पता है कि अगर मेरे पास 10 लाख होंगे तो मैं इसका 15% 1.5 लाख कमा पाऊंगा। लेकिन आपको अब ये पैसा देगा कौन? फिर से दो ऑप्शन है, इक्विटी और डेब्ट। अगर आप इक्विटी लेते हो तो आपकी ओनरशिप कम हो जाएगी बिजनेस में आपके प्रॉफिट बांटने पड़ेंगे आपको। लेकिन अगर आपने डेब्ट लिया, यानी कि आपने लोन लिया 8% में, तो आपको तो 10 लाख का 8% पटाना है। सिंपल सी बात है, 10 लाख का 8% आपको पटाना है 80,000 रुपीज। लेकिन आप कमाओगे कितना? 1.5 लाख रुपीज। तो इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको और डिटेल में समझाऊंगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। अमृत इज रनिंग अ ट्रांसपोर्ट सर्विस। अब ये ट्रांसपोर्ट सर्विस चला रहा है, यानी कि ये ट्रकों की सर्विसेज दे रहा है ना। एंड अर्निंग गुड रिटर्न बाय प्रोवाइडिंग दिस सर्विस टू द इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री में अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। गिविंग रीजन स्टेट वेदर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म विल बी लेस और मोर। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये होता है वर्किंग कैपिटल का मतलब। अगर मैं आपको नॉर्मल सरल भाषा में समझाऊं तो वर्किंग कैपिटल उसको बोलते हैं जो पैसा हमारे डेली बिजनेस में रनिंग में होता है। रनिंग में होता है यानी कि हम सेल करते हैं, परचेस करते हैं, उधारी देते हैं, उधारी लेते हैं। ये सारी चीजों में पैसा घूमते रहता है, आपस में गोल गोल पैसा घूमते रहता है। इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो अगर ये ट्रांसपोर्टिंग सर्विस चला रहा है तो इसकी वर्किंग कैपिटल हाई होगी कि लो होगी, ये हमें बताना है। अभी ट्रांसपोर्टिंग सर्विस में क्या होता है कि जब हम ट्रक भेजते हैं तब हमें पैसा नहीं मिलता। जब हमारे ट्रक उस गुड्स को डिलीवर कर देता है उसके बाद हमें पैसा मिलता है। तो तब तक हमारा पैसा ब्लॉक रहता है और हम किसी से उधारी में कुछ खरीद नहीं सकते क्योंकि हमारा सर्विस है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई रहता है। तो आंसर में वही लिखा है कि इस टाइप के बिजनेस में जो कि लार्ज स्केल में चलते हैं वहां पर हमेशा वर्किंग कैपिटल बहुत हाई रहता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5। Ramnath is into the business of assembling and selling of television. Recently, he has adopted a new policy of purchasing the component on 3 months credit and selling the component in cash. Will it affect the requirement of working capital? Give reason in support of your answer. यानी कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो रामनाथ है उसने एक नया कॉन्सेप्ट चालू किया है कि वो 3 महीने की उधारी पे सामान खरीदेगा और कैश में बेच देगा। तो अब उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगेगी कि कम लगेगी? डेफिनेटली कम लगेगी। क्यों? क्योंकि पैसा आ जा रहा है जल्दी, लेकिन देना 3 महीने बाद पड़ रहा है। तो जब पैसा जल्दी आ जा रहा है और 3 महीने बाद देना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। इसके बाद आते हैं दोस्तों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, जिसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क, व्हाट डज इट अराइज। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क ये होता है कि जब हमारी कंपनी अपना इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पा रही, अपना लोन पेमेंट नहीं कर पा रही, अपना प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर पा रही है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। यानी कि हमारी कंपनी लॉस में आ गई है तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। Financial risk is said to be the situation when a company is unable to meet its set of fixed expenses such as interest payment, loan payment, and preference dividend payout. It is a situation where a company is unable to meet its financial obligation. ये कंपनी अपना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं चुका पा रही है। जितने भी लोगों से पैसा लिया था, जितने भी लोगों से उधारी ली थी, उनको वापस पैसा नहीं दे पा रही है। फाइनेंशियल रिस्क अराइजेस ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ डेब्ट्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर गड़बड़ होता है, हमारा डेब्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फाइनेंशियल रिस्क आ सकता है। क्योंकि जितना ज़्यादा डेट रहेगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा और उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे डिफॉल्टिंग इन पेमेंट के। ठीक है, तो ये होता है फाइनेंशियल रिस्क, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है करंट एसेट क्या होता है। करंट एसेट ऐसा एसेट होता है
जो कि कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। या तो वो कैश ही रहता है या तो कैश में 12 महीने के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका स्टॉक 12 महीने के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। जब आप उसको सेल कर दोगे तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा आपका डेटर्स अगर आपको पैसा दे देगा 12 महीने के अंदर तो वो भी आपका करंट एसेट में आ जाता है। जो भी आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रहती है 6 7 8 महीने के लिए, वो भी आपकी करंट एसेट्स में आ जाती है। तो ये सारी चीजें आती है करंट एसेट में, जो कि कंपनी को लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि कंपनी के कैश को बढ़ाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है करंट एसेट्स आर दोस एसेट्स दैट हैव द पोटेंशियल टू कन्वर्ट इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट। यानी कि या तो ये कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा या तो कैश इक्विवेलेंट में। ठीक है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ब्रीफली एक्सप्लेन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? सबसे पहले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो भी ऑब्जेक्टिव रहता है वो यही रहता है कि उनके जो भी शेयर होल्डर है कंपनी के, उनके वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, उनके पैसे को बढ़ाना। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहता है। Therefore, financial management is all about making those decisions that will bring gains from the shareholder। यानी कि सारे ऐसे डिसीजन लेना जो शेयर होल्डर के लिए बेनिफिट हो, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। गेन कैन बी सेड टू बी अचीव व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर राइजेस। अभी आप ऐसा कब बोलोगे कि जो भी इक्विटी शेयर होल्डर है उसको फायदा हो रहा है? उसको फायदा कब होता है? जब मार्केट में शेयर की प्राइस बढ़ती है। ठीक है, once the primary objective of wealth maximization is achieved, the other objectives such as maintaining liquidity and proper utilization of funds are fulfilled along with it। जब एक बार ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, उसके बाद ये देखते हैं कि क्या हमारे कंपनी में लिक्विडिटी है कि नहीं, यानी कि प्रॉपर कैश सही टाइम पे अवेलेबल है कि नहीं, और जो कैश अवेलेबल है उसका सही से यूज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन 3 ब्रॉड फाइनेंशियल डिसीजन। व्हाट आर दिस डिसीजन? पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 डिसीजन पे टिका हुआ है। कौन से 3 डिसीजन पे? सबसे पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि आप कहाँ पर पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन सा सामान खरीद रहे हो, कौन सी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कौन सी एसेट खरीद रहे हो। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है। दूसरा फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन यानी कि क्या आप डेट ले रहे हो, क्या आप इक्विटी ले रहे हो। अगर आप डेट ले रहे हो तो उसका परसेंटेज कितना है, अगर आप इक्विटी ले रहे हो तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आती है। फिर आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन थर्ड है। डिविडेंड डिसीजन का मतलब यह है कि क्या आपको डिविडेंड देना चाहिए या आपको वो पैसे को कंपनी में ही रखकर उसको और ग्रो करना चाहिए। तो ये होता है डिविडेंड डिसीजन। तो 3 डिसीजन इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और डिविडेंड। ये तीनों डिसीजन हम हर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको सिंपल समझाता हूँ कि क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला है कि जो कंपनी है वो अभी 8 लाख रुपए नेट प्रॉफिट कमा रही है 1 करोड़ रुपए लगा के। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो कंपनी जो है वो 1 करोड़ रुपए लेके 8 लाख रुपए कमा सकती है। तो 8% हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया 8%। कंपनी चाहती है कि उसको 80 लाख रुपए मिले, 80 लाख रुपए मिले 10% के कॉस्ट पे, यानी कि इंटरेस्ट रेट 10% रहेगा और उसको 80 लाख रुपए चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके। अब आप मेरे को बताइए, अगर वो 10% पे करेगा इंटरेस्ट, कमा तो सिर्फ वो 8% रहा है ना। 8 लाख कमा रहा है 1 करोड़ में, 8% तो कमा रहा है, ऊपर से लोन लेना चाहता है 80 लाख का, जिसमें वो 10% देगा। कैसे दोगे भाई? जब आप खुद ही नहीं कमा रहे हो, खुद ही 8% कमा रहे हो, तो इंटरेस्ट 10% कैसे दोगे? बेवकूफ आदमी है। तो आपको इसको समझाना है कि भाई तू गधागिरी मत कर, तू गधागिरी मत कर। तू भाई साहब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट 10%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8%, क्यों नहीं कर रहा है इन्वेस्टमेंट? तो यहाँ पर सबसे पहले तो कैलकुलेशन दिया है कि 8% कैसा आया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर यहाँ पर लिखा है कि 8% आया। अभी अगर 80 लाख रुपए आप लगाते हो इसके बिजनेस में और ये 8% कमाएगा 80 लाख का, तो ये कमाएगा 6,40,000 रुपए।
अभी 8% कमा रहा है 6,40,000 और इंटरेस्ट देगा 80 लाख का 10%, 8 लाख। 6,40,000 कमा के 8 लाख रुपए देना चाहता है, इससे बड़ा बुद्धिजीवी कोई नहीं है भाई साहब। तो ये गलत डिसीजन है। 8 लाख रुपए लगा के आप 8 लाख रुपए आपको देना है और आप सिर्फ 6,40,000 कमा रहे हो, यानी कि आपको ये काम बंद कर देना चाहिए। ठीक है, वो शार्क टैंक में बोलते हैं ना, अरे क्या भाई तेरा दोगलापन उतारता हूँ मैं, ये देखो ऐसे ऐसे लोगों का दोगलापन होता है। तो ऐसा चीजें नहीं करनी चाहिए, यही आपको इस क्वेश्चन में बताया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज वर्किंग कैपिटल अफेक्ट बोथ द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। कैसे वर्किंग कैपिटल आपके लिक्विडिटी को और प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करता है। सबसे पहला सवाल, ये लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस में कितना पैसा पड़ा है, या फिर आपके पास कितना पैसा या फिर पैसे के बराबर, यानी कि कैश और कैश इक्विवेलेंट आपके पास कितना है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। क्योंकि कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको लिक्विड फंड्स ही काम आएंगे। अगर आपके पास जमीन जायदाद होगी तो आप उस जमीन को तुरंत तुरंत बेच नहीं सकते इमरजेंसी सिचुएशन में, और बेचने भी जाओगे तो आपको कम रेट मिलेगा। तो इसीलिए लिक्विडिटी। तो वर्किंग कैपिटल कैसे इफेक्ट करता है लिक्विडिटी को। अगर मान के चलो आपका वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके बिजनेस में लॉस होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस समय आपको पैसे की जरूरत रहेगी उस समय आपके पास पैसा नहीं रहेगा। इस वजह से लिक्विडिटी को इफेक्ट करता है वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है, सेम सेम एग्जांपल है कि अगर आपको आज पैसे की ज़रूरत है क्योंकि आज आपके प्रोडक्ट के दाम कम हो गए, आप चाहते हो मैं उसको मार्केट से खरीद लूँ ताकि जब दाम बढ़े तब उसको बेचूंगा। अब आज आपके पास पैसे ही नहीं है तो कैसे आप घंटा खरीदोगे उसको, नहीं खरीद पाओगे। सिंपल है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेते हैं। वर्किंग कैपिटल इन अ बिजनेस is the surplus that is determined by subtracting current liabilities from current asset of the organization। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे को बताओ। करंट लायबिलिटी को हमको माइनस करना है करंट एसेट से, यानी कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बाय इंक्रीजिंग द वर्किंग कैपिटल द लिक्विडिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस। जैसे भी वर्किंग कैपिटल हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा लिक्विडिटी भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का मतलब ही इन शॉर्ट लिक्विडिटी ही होता है। But more current asset present in the business result in fall in profitability of the organization as current asset offer low return which causes decline in profit of business। अब आपका अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ गया तो आपका लिक्विडिटी बढ़ गया। अब आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो पैसा कभी भी पड़ा रहता है ना, तो वो पैसा कम होता है, बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका पैसा कहीं पड़ा हुआ है तो उसको आप कहीं और डालोगे तो वो आपको कमा के देगा। शेयर मार्केट में डालोगे तो आपको कमा के देगा, एफडी में डालोगे तो कमा के देगा, बैंक में डालोगे तो इंटरेस्ट कमा के देगा। तो पैसा कभी पड़ा रहना नहीं चाहिए। तो जब आपका लिक्विडिटी बढ़ जाता है तो आपका पैसा पड़ा रहता है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है। वही बात यहाँ पर समझाई गई है। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7। Amal Limited is engaged in the business of export of canvas goods and bags. In the past, the performance of the company has been up to their expectation. In line with the latest demand in market, the company decided to venture into leather goods, for which it requires specialized machine. For this, the finance manager Prabhu prepared a financial blueprint of the organization's future operation to estimate the amount of fund required and the timing, with the objective to ensure that enough funds are available at the right time. He also collected the relevant data about the profit estimate in the coming years. By doing this, he wanted to be sure about the availability of the fund from the internal sources of business. For the remaining fund, he is trying to find out alternative sources from the outside. एक बंदा है, वो बिजनेस चला रहा है, एक्सपोर्ट का लेदर का काम कर रहा है, उसको एक्सपोर्ट के लिए पैसे चाहिए, नया मशीन खरीदना है। अभी वो नया मशीन खरीदना चाहता है तो वो सबसे पहले अपना पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल लिया कि मैं फ्यूचर में कितना कमाऊंगा वगैरह वगैरह। अब उसको पैसा चाहिए तो वो बोलता है कि मैं इंटरनल सोर्स यूज करूंगा।
इंटरनल सोर्स यानी कि क्या होता है, आप अपने कंपनी में जो पिछले साल के प्रॉफिट होता है उससे आप पैसा निकालते हो और उस पर इन्वेस्ट करते हो। पिछले साल के प्रॉफिट से पैसा निकाल के इन्वेस्ट करते हो। सिंपल है, सिंपल है। तो वो बोलता है कि मैं इंटरनल सोर्सेज से पहले पैसा लूंगा, फिर जितना पैसा कम पड़ेगा वो मैं एक्सटर्नल सोर्सेज से लूंगा। अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ, आल्सो स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड बाय यूज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट सो आइडेंटिफाइड। अभी यहाँ पर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया गया इसके बारे में आपको बताना है। बी, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी, कमेंट। क्या कंपनी कितना भी डिविडेंड दे सकती है, इसके ऊपर भी हमें कमेंट करना है, लीगली भी और कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स भी। मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होता है। सबसे पहले जो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया गया उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में हम ये देखते हैं कि जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग टर्म में सही है कि नहीं है। जब हम कहीं पैसा लगाते हैं तो हम यही सोचते हैं ना कि लॉन्ग टर्म में ये पैसा हमको कितना रिटर्न देगा, तो यही यहाँ पर देखा जाता है। तो कंपनी को नया मशीन में इन्वेस्ट करना है जो जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा उसके काम पे, उसका काम बढ़ेगा और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। अभी इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला कैश फ्लो। कैश फ्लो में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट विल ब्रिंग न्यू मशीन विच विल इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तब नया मशीन लेकर आओगे, नया मशीन से ज़्यादा सामान बनाओगे, ज़्यादा सामान बेचोगे तो आपका कैश फ्लो बढ़ेगा। ठीक। कंपनी वांट टू रेज फंड फ्रॉम बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड, इट विल बी हेल्पफुल टू एनालाइज द रिटर्न गारंटीड फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट विल बी मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप इंटरनल सोर्स से लो या एक्सटर्नल सोर्स से लो, पैसा इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है और आप जो पैसा ले रहे हो उसको आपको कितना चुकाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इक्विटी शेयर होल्डर चाहता है 15%, आपका जो करंट प्रॉफिट आ सकता है वो आ सकता है 8%। तो क्यों आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर की मार रहे हो, क्यों क्यों आप उनकी 15% से उनको ले जा रहे हो सीधा 8%? नॉट एट ऑल। तो फिर क्या होगा कि अब आप बोलोगे कि डेट ले लेते हैं, अभी डेट वाले को भी कुछ चाहिए, डेट वाला बोलेगा मेरे को 12% चाहिए, आपका बिजनेस 8% कमा रहा है, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। ऐसे फिर फंड्स रेस नहीं करने चाहिए जो आपके रिटर्न से कम, सॉरी जो आपके रिटर्न से ज़्यादा हो। इन्वेस्टमेंट यूज, द कंपनी इज प्लानिंग टू रेज फंड फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट फंड्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज विल हैव डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि ये पता होना जरूरी है कि जब हम एक्सटर्नल इंटरनल दोनों जगह से लेंगे पैसा तो दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होंगे। ठीक। बी, कंपनी पे डिविडेंड टू द शेयरहोल्डर विच इज अ पार्ट ऑफ द कंपनीज अर्निंग, पेइंग ऑफ द डिविडेंड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। अब कंपनी बोलती है कि क्या मैं बहुत सारा डिविडेंड दे सकती हूँ, क्या मैं पूरा डिविडेंड दे सकती हूँ, मैं कितना डिविडेंड दे सकती हूँ, क्या कहीं लॉ में लिखा है, क्या कहीं पर भी लिखा है? तो आंसर है हाँ, कंपनीज एक्ट में लिखा है कि आपको कितना डिविडेंड मैक्सिमम देना है, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। दूसरा, कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, यानी कि हो सकता है अगर आप ज़्यादा डिविडेंड बात दो तो आपका वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा, अगर आपका वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको डिविडेंड सोच समझकर एक सही रेंज के अंदर बांटना चाहिए। ठीक। फिर आते हैं लॉन्ग आंसर्स में। लॉन्ग आंसर्स में जो पहला क्वेश्चन हुआ है वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। आपको पता है वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अभी वर्किंग कैपिटल यहाँ पर दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दूसरा होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में खाली हम करंट एसेट को लेते हैं, करंट लायबिलिटी को इग्नोर मार देते हैं, लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। फिर वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये तो हम सबको पता है। So the following are the determinants of the working capital requirement। अभी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसे नाप सकते हैं। सबसे पहले बिजनेस का टाइम।
हमें ये देखना है कि हमारे बिजनेस का साइज कैसा है, क्या हम ऑल इंडिया बिजनेस कर रहे हैं, क्या हम स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं, क्या हम विलेज में बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम विलेज में कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, स्टेट में कर रहे हैं तो मीडियम है, और अगर हम फुल कंट्री में कर रहे हैं तो हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकता है। तो हमें बिजनेस के टाइप से पता चलता है। दूसरा, स्केल ऑफ ऑपरेशन, कि हम कितने सामान बना रहे हैं, क्या हम बहुत सारे स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, क्या हम सामान बहुत सारा एक साथ बना रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो भी हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ता है। फ्लक्चुएशन ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल यानी कि जो बिजनेस चल रहा है उसके डिमांड और ग्रोथ, जो डिमांड और ग्रोथ है वो कैसी है। अगर वो अच्छी है तो आपका वर्किंग कैपिटल ग्रो करेगा, नहीं है तो आपको अपने वर्किंग कैपिटल को संभाल कर उसको मैनेज करके रखना है। कहता है प्रोडक्शन साइकिल, आप कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका वर्किंग कैपिटल हाई होगा, कम सामान प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका वर्किंग कैपिटल लो होगा। फिर आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट यानी कि कंपनी का कितना हायर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, कितना ज़्यादा कंपनी अपने आप को एक्सपांड करना चाहती है, कितना ज़्यादा हाई वर्किंग कैपिटल कंपनी को लग सकता है। ये सारी चीज़ें एनालाइज होती है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में। ठीक है, इसके बाद आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन इज एसेंशियली ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। कमेंट, रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप क्या होता है, कि क्या हम जितना रिस्क ले रहे हैं उतना हमें रिटर्न मिल रहा है, यानी कि रिस्क और रिटर्न आपस में जुड़ा है। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न, जितना कम रिस्क उतना कम रिटर्न। तो यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर की सबसे पहले बात की गई है कि डेट और इक्विटी जो है वो हमेशा कंबाइंड रहनी चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में, उनका सही रेशियो रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेट कहाँ से आता है, जब आप कहीं से लोन लेते तो डेट आता है। इक्विटी कहाँ से आता है, जो रिटेन अर्निंग है कॉमन स्टॉक से आता है, वहाँ से आता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। डेट और इक्विटी दोनों के अपने अपने रिस्क है और अपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी है। डेट जो है वो चीप होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी, क्योंकि देखो डेट क्या होता है कि वो लोन होता है, आपको कुछ समय बाद वापस दे देना, लेकिन इक्विटी में आपके कंपनी की ओनरशिप चली जाती है। तो ओनरशिप महंगी है कि लोन, डेफिनेटली ओनरशिप महंगी रहती है। तो डेट को जो है चीपर ऑप्शन माना जाता है, लेकिन ज़्यादा डेप्ट होना भी खतरा है, क्योंकि डेब्ट में आपको कंपलसरी पेमेंट करना पड़ता है, आपकी कंपनी की प्रॉफिट और लॉस उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इक्विटी में आपको कंपलसरी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप डिविडेंड दे दो, नहीं है तो मत दो, आपकी इच्छा है तो दो, नहीं है तो मत दो। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में यहाँ पर हमें हमेशा रिस्क और रिटर्न को देखने के बाद ही पैसे इन्वेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द फाइनेंशियल फॉर्च्यून्स ऑफ अ बिजनेस, डू यू एग्री। कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या एक बिजनेस की फ्यूचर को चेंज कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑन लॉन्ग टर्म एसेट will yield return in future and by doing so they affect the future prospects of a business. Therefore the kind of decision taken by a company will reflect on its long term growth. यानी कि जो भी बिजनेस में लॉन्ग टर्म हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारा इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी को फ्यूचर में इनकम कमा के देगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर फ्यूचर ग्रोथ कंपनी की अफेक्ट होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इज रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट, therefore the money that is invested will be blocked for certain period which will make it all more important to plan capital budgeting decision। यानी कि हमें कैपिटल बजटिंग डिसीजन इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जब भी हम लार्ज एसेट खरीदते हैं तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो मनी है वो ब्लॉक हो जाता है। तो जब मनी ब्लॉक हो जाएगा बहुत समय के लिए तो वो हम पैसे कुछ यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें पहले से प्लान करने के बाद ही जो है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें ऐसा एसेट नहीं लेना चाहिए जिसमें रिस्क हाई हो और रिटर्न कम, क्योंकि ऐसा एसेट लेने से हमको हमको ही नुकसान है। हमको ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा लेकिन हमको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर रिटर्न ऑन एसेट जो है वो कम है, मतलब रिटर्न ऑन एसेट कम है एज कम्पेयर टू लोन, तो हमें नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि लोन का परसेंट 8 है, आप कमा रहे हो 6, तो कोई फायदा नहीं है। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है। डिसीजन एक बार ले लेते हैं उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकते फाइनेंशियल डिसीजन, तो इसलिए आपको सोच समझ के फाइनेंशियल प्लानिंग करके लेना चाहिए। फिर आता है क्या डिविडेंड डिसीजन अफेक्ट करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। अगर बिजनेस ज़्यादा डिविडेंड दे देगा तो बिजनेस का लिक्विडिटी कम हो जाएगा। दूसरी बात, बिजनेस ज़्यादा डिविडेंड देगा तो बिजनेस का वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। तीसरी बात, डिविडेंड ज़्यादा देने की वजह से शेयर की वैल्यू भी कम हो सकती है ना। और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर कौन से फैक्टर बिजनेस के डिविडेंड पे आउट को अफेक्ट करते हैं।
तो बिजनेस आर एबल टू पे डिविडेंड फ्रॉम द करेंट एंड पास्ट अर्निंग। जरूरी नहीं कि आप इस साल कमाओ उसी से डिविडेंड दो, आपने पिछले साल भी अगर कुछ कमाया तो उससे भी आप डिविडेंड पे कर सकते हो। ठीक है। फिर a company is having higher earning will be in a better position to pay dividend in comparison to company having limited earning। जिसकी अर्निंग ज़्यादा है वो ज़्यादा डिविडेंड दे सकता है एज कम्पेयर टू जिसकी अर्निंग कम है। कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग आर इन गुड पोजीशन। जो कंपनी स्टेबल है वो कंपनी अच्छा डिविडेंड दे सकती है। अगर कोई कंपनी स्टेबल डिविडेंड शेयरिंग पॉलिसी चलाती है तो अगर हमारी अर्निंग बढ़ते रहेगी तभी वो स्टेबिलिटी से अपने डिविडेंड पॉलिसी को कंफर्म कर पाएगी, उस पर इम्प्लाई कर पाएगी। Company that are looking for higher growth may keep certain portion of earning as dividend while investing majority in expansion. Therefore, such company offer lesser dividend। कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जो डिविडेंड कम देती है लेकिन उस पैसे को अच्छी जगह यूज करके उससे और ज्यादा पैसा कमाती है। तो वो करती क्या है, इन शॉर्ट वो कंपनी के ही पैसे को यूज करके कंपनी के लिए ही पैसा कमा के देती है जिससे कि शेयर होल्डर को और ज्यादा फायदा होता है। If the company is not having a good cash flow, it will impact the dividend payout। सही बात है, अगर कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते। कंपनी को ये भी चेक करना चाहिए कि शेयर होल्डर का प्रेफरेंस क्या है, क्या उनको सर्टेन अमाउंट डिविडेंड से संतुष्टि मिल जाएगी या उनको और पैसा चाहिए, तो ये भी कंपनी को देखना चाहिए। टैक्सेशन पॉलिसी जो है मेजर रोल यहाँ पर डिफाइन करती है कि डिविडेंड देने पे कितना टैक्स कटता है। अगर ज़्यादा टैक्स कटता है तो आपको डिविडेंड नहीं देना चाहिए, डेफिनेटली नहीं देना चाहिए। तो कम डिविडेंड देना चाहिए अगर आपको टैक्स ज़्यादा लग रहा है तो। ठीक है। स्टॉक मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, अगर आप ज़्यादा डिविडेंड देते हो तो आपका प्राइस कम हो जाता है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। There can be contractual constraints at the time of offering loans that is imposed by the lender in form of the agreement. Such agreement need to be checked before issuing dividend payout। अभी होता क्या है कि जब आप लोन लेते हो तब आपको बैंक बोलता है कि आप हमारे लोन से डिविडेंड नहीं दे सकते, तो फिर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि उनके लोन का पैसे से आप डिविडेंड ना दो। ठीक है। कंपनी हैविंग ग्रेटर एक्सेस इन कैपिटल मार्केट कैन पे हाई डिविडेंड। जिस कंपनी का ज़्यादा कैपिटल मार्केट में अच्छा अनुभव हो, ज़्यादा कैपिटल दे सकता है, ज़्यादा डिविडेंड दे सकता है। कंपनीज हैव टू फॉलो रूल्स रेगुलेशन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ कंपनीज एज वेल डिग्रेडेड डिविडेंड पे। तो कंपनी को रेस्ट्रिक्शंस तो होती है कंपनीज एक्ट में, जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म ट्रेडिंग और इक्विटी, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि ट्रेडिंग और इक्विटी क्या होता है। यानी कि हम डेब्ट लेते हैं और डेब्ट के परसेंटेज से ज़्यादा हमारा परसेंटेज रहता है इनकम का, तभी हम ट्रेडिंग और इक्विटी करते हैं। अगर आप चाहो तो ये पूरे डेफिनेशन पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने आपको पहले ही ये चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एस लिमिटेड जो है स्टील मैन्युफैक्चर करता है और उसका बहुत अच्छा डिमांड चल रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ 7 से 8% है, डिमांड स्टील की बढ़ रही है। वो चाहता है कि नया स्टील प्लांट डाले क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। 5,000 करोड़ चाहिए उसको सेटअप करने के लिए और 500 करोड़ का वर्किंग कैपिटल चाहिए। 5,000 करोड़ का पैसा चाहिए सेटअप करने के लिए और 500 करोड़ वर्किंग कैपिटल का चाहिए, यानी कि 5,500 करोड़ चाहिए। क्वेश्चन क्या है, रूल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ फाइनेंशियल प्लान, क्यों फाइनेंशियल प्लान जरूरी होता है, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, कौन से फैक्टर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। कीपिंग इन माइंड दैट इट इज अ हाईली कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, व्हाट फैक्टर्स विल अफेक्ट द फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, कौन से ऐसे फैक्टर है जो फिक्स और वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि वो कौन से एसेट खरीदने हैं, कब खरीदने हैं, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, वो सबसे पहले यही देखता है, डिसीजन लेता है। दूसरा, कंपोजिशन ऑफ फंड्स, आपको डेट कितना लेना है, इक्विटी कितना लेना है, कैसे ये दोनों को 60-40 करना है, 40-60 करना है, कैसे दोनों को मैनेज करना है जिससे आपका लिक्विडिटी भी अच्छा रहे, आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो, आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़े, ये चीज़ें देखते हैं। फिर आपने अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितना पैसा रेस कर चुके हो ऑलरेडी डेब्ट और इक्विटी से, वो भी देखते हैं और उससे आप ये भी डिटरमाइन कर सकते हो कि आगे आपको कितना पैसा रेस करना है। फिर वो ये देखते हैं कि करंट एसेट में कितना पैसा है कंपनी के, क्योंकि कंपनी के करंट एसेट में जितना पैसा होगा वो तो वो लगा ही सकते हैं उस बिजनेस में, तो ये भी देखते हैं कि उस पैसे को हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें। ठीक है। सेकेंड, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि कंपनी के फ्यूचर रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करता है, किसी भी टाइप के फंड शॉर्टेज से बचाता है, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेल्स एंड प्रोडक्शन टीम, अवॉइडिंग एनी टाइप ऑफ वेस्टेज, पैसे को वेस्ट होने से बचाता है, और जो भी पॉलिसीज प्रोसीजर्स है जिसको हमने टारगेट किया है उसको वो कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। प्रपोज फाइनेंशियल प्लान क्या होता है,
कंपनी जो है 50% शेयर 50% लोन यूज कर सकती है, जिससे दोनों बराबर बराबर में हो जाएंगे। फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या इफेक्ट करता है? कंपनी को डेब्ट कैपिटल कब लेना चाहिए? जब उसके पास स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, क्योंकि उसको इंटरेस्ट पेमेंट हर साल करने पड़ते हैं, तभी कंपनी को लेना चाहिए। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो देखना चाहिए, DSCR, यानी कि कंपनी के पास कितना कैश है उसके इंटरेस्ट को पटाने के लिए, या फिर कंपनी कितना पैसा कमा रही है अपने इंटरेस्ट से ज्यादा। इक्विटी कॉस्ट को हम देख सकते हैं, फाइनेंशियल रिस्क that a company faces. A company having a higher financial risk will see the expectation of shareholder to rise, which raises the cost of equity. The rising cost of equity makes it difficult to opt for equity. अभी सबसे पहले इक्विटी कॉस्ट भी हमें देखनी है कि हमारा इक्विटी का कॉस्ट कितना है, हमारे जो भी शेयरहोल्डर है वो हमसे क्या अनुमान लगा रहे हैं कि हम उनको कितना कमा के देंगे। अगर वो उनका अनुमान बहुत ज्यादा है तो हमें फिर उससे कम नहीं कमाना है उनसे पैसा लेकर। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। गुड स्टॉक मार्केट कंडीशन आर वेरी मच कंडक्टिव फॉर ऑप्टिंग इक्विटी कैपिटल, वेयर एज पुअर स्टॉक मार्केट कंडीशन आर डिफिकल्ट फॉर ऑप्टिंग इक्विटी कैपिटल। मार्केट कंडीशन अच्छे होने चाहिए। कहीं रसिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है और आप यहाँ पर कैपिटल मार्केट में पैसा उठाने की बात कर रहे हो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब वॉर चलता है तब मार्केट वैसे ही गिरा हुआ रहता है। जब मार्केट गिरा हुआ है तो आप पैसा कैसे उठाओगे? अगर आप उठाओगे भी तो आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगी। तो ये बात याद रखना है। हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रहना चाहिए, यानी कि जितना प्रॉफिट कमा रहे हो वो आपका प्रॉफिट 4-5 गुना होना चाहिए कम से कम आपके इंटरेस्ट के, तभी जो है आप उतना रिस्क ले पाओगे। हायर रेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट लीड्स टू रिडक्शन इन द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। हायर फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिजल्ट इन अ लो कैपिटल स्ट्रक्चर। फ्लोटेशन कॉस्ट जो रहता है, जो इंटरेस्ट का कॉस्ट रहता है, वो भी हमको मैनेज करना पड़ता है। अगर वो हाई हो गया तो नुकसान करेगा कैपिटल स्ट्रक्चर को, क्योंकि अगर वो हाई हो गया तो हमारे ओनर भी बोलेंगे कि नहीं, आप इंटरेस्ट तो 11% दे रहे हो, हमारी कमाई 15% होनी चाहिए, क्योंकि हम रिस्क ज्यादा ले रहे हैं। तो उस वजह से क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर भी इफेक्ट होता है। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन डेट्स लेड टू हायर डेट कॉस्ट व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट टू चूज डेट एज कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी अगर डेट का हायर इंटरेस्ट रेट है तो आप डेफिनेटली उसको ऑप्ट करना नहीं चाहोगे। ठीक है, फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, कौन से फैक्टर्स फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं? Fixed capital can be determined by the type of business. As the company mentioned here, as Limited is a company which is into manufacturing, will have a large operating cycle, which therefore result in a need for large amount of fixed capital. अब यहाँ पर जो कंपनी की बात करिए वो मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में आपको प्लांट, मशीन, लेबर, रॉ मटेरियल सारी चीजें लगती है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा। फिर स्केल ऑफ ऑपरेशन देखते हैं कि आपका ऑपरेशन कितना बड़ा है, आपको कितना जमीन चाहिए आपका प्लांट लगाने के लिए, मशीन लगाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए कितना आपको फिक्स कैपिटल चाहिए, वो आपका स्केल ऑफ बिजनेस से पता चलता है। जो ग्रोइंग कंपनी रहती है उनको एक्सपेंशन के लिए ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अभी कौन से फैक्टर है जो कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला आपका टाइप ऑफ बिजनेस, फिर आपका स्केल ऑफ बिजनेस, फिर आप उसको कितना एक्सपैंड करना चाहते हो, आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, फिर अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो जितनी कंपनी की डिमांड रहेगी उतना ही ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस करना चाहेगा और उतना ही ज्यादा उसको वर्किंग कैपिटल लगेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। तो इन शॉर्ट कहूँ तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस के थोड़े थोड़े पार्ट्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और फॉलो करिए, यानी कि सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लेकर आता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।